हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। मैं फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस जिनका नाम है मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेज, जिसके अंदर अपन जो मेडिकल सर्जिकल होती है नर्सिंग के अंदर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जब ब्लड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो अपना चल रहा था बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर, उसके अंदर अपन ने लास्ट प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था हाइपरटेंशन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपोटेंशन। तो जैसे हाइपरटेंशन में देखा था कि हाइपर मीन्स ज़्यादा हो रहा था प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर जो उसकी वॉल्स पे लगाया जाता है वो प्रेशर ज़्यादा हो रहा था तो हाइपरटेंशन, और अगर वही प्रेशर कम हो गया तो हाइपोटेंशन। तो 90/60 mm ऑफ Hg अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती है, इससे लो आती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोटेंशन या डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। तो हाइपोटेंशन की जहाँ तक बात करें तो हाइपोटेंशन इज द मेडिकल टर्म फॉर लो ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 mm ऑफ Hg या mm of mercury is the reading of blood pressure that indicates the hypotension। अगर जैसे अपन बात कर रहे थे कि 140/90 से ऊपर अगर जा रहा था तो वो हाइपरटेंशन हो रहा था, और यहाँ पे 90/60 आ रहा है तो हाइपोटेंशन है। तो 90 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 60 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के जो क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से बताया था। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120/80। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। ये या इससे थोड़ा कम, लेस देन इससे कम रहता है तो नॉर्मल के अंदर आता है। 120 के अप्रोक्स या 120/80 इज़ द ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर। तो अगर इसमें वेरिएशन आता है तो हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस अपीयर हो सकती है। तो कुछ वेरिएशन तक तो अपन नॉर्मल मानते हैं उसको, जैसे अपन ने बात करी थी कि हाइपरटेंशन में 140/90 तक नॉर्मल के अंदर यही आता है कि कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर अप हो जाता है पर वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में नहीं आता है। वैसे ही लो ब्लड प्रेशर जैसे 90/60 तक, 120 से 90 सिस्टोलिक और 90 से 60 के बीच जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो वेरिएशन करता है, तो अपन उसको हाइपोटेंशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन लेस देन 90/60 हो जाता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोटेंशन। मतलब उस कंडीशन में जो ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होना शुरू हो जाएंगी। जो सिम्टम्स है जैसे ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा और जो वाइटल ऑर्गन्स है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके अंदर प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, कोमा जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन हेल्दी पीपल्स लो ब्लड प्रेशर विदाउट एनी सिम्टम्स इज नॉट यूजुअली ए कंसर्न एंड डज नॉट नीड टू बी ट्रीटेड। कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशंस के अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उसकी वजह से कोई सिम्टम्स अराइज नहीं होते। अगर आप पर्सन की हेल्थ ठीक है और कई बार उसको किसी ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से या किसी और डिहाइड्रेशन की वजह से या कोई भी ऐसी नॉर्मल कंडीशन की वजह से कई बार ब्लड प्रेशर अगर उसका डाउन चला जाता है तो वो कंडीशन नॉर्मल ही मानी जाती है, उसमें किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक कि कोई एडवर्स या अदर सिम्टम्स अराइज नहीं हो रहे हैं। अगर सिम्टम्स अराइज होने लग जाते हैं जैसे डिजीनेस, फेंटिंग, कोमा, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसको ट्रीट करने की। नेक्स्ट पॉइंट, बट लो ब्लड प्रेशर कैन बी साइन ऑफ ए अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है, कुछ अदर प्रॉब्लम्स का साइन भी हो सकता है ब्लड प्रेशर, इसलिए अपन लो ब्लड प्रेशर को ऐसे नॉर्मली मान के छोड़ नहीं सकते। स्पेशली इन द एल्डरली वेयर इट मे कॉज इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ब्रेन और अदर वाइटल ऑर्गन्स। क्योंकि जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो सकती है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन, हार्ट और अदर जो वाइटल्स हैं उन तक ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन कई तरह का होता है, जैसे बात करें तो जिसमें मेनली 4 टाइप बताए गए हैं। फर्स्ट टाइप है ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चुरल हाइपरटेंशन। पोस्चर मतलब जब आदमी का पोस्चर चेंज होता है, ऑर्थोस्टैटिक मतलब स्टैंडिंग पोजीशन। तो जब आदमी लेटा हुआ होता है और एकदम से स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, सडनली बिल्कुल एकदम से लेटा लेटा सीधा खड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेनवस रिटर्न नीचे की साइड रहता है, तो वेनवस रिटर्न वापस नहीं आ पाता और ब्लड जो है वो कम हो जाता है और उसको ब्रेन ऐसे सिग्नल करता है जैसे कि उस कंडीशन में
हाइपोटेंशन हो गया है या ब्लड का प्रेशर कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सेकंड है लो ब्लड प्रेशर आफ्टर ईटिंग। कई बार क्या होता है जब हाई डाइट या हैवी डाइट अपन ले लेते हैं तो उसके बाद भी हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड की सप्लाई है वो जीआई ट्रैक्ट की तरफ ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि वहाँ डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहाँ ब्लड सप्लाई की डिमांड ज़्यादा होती है। ब्लड की डिमांड ज़्यादा होती है तो ब्लड उधर की तरफ हो जाता है, तो अदर ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, तो उसको ब्रेन एसेस कर लाता है कि वहाँ पे हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो गई, तो इस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन हो सकता है। थर्ड वन इज लो ब्लड प्रेशर फ्रॉम फॉल्टी ब्रेन सिग्नल्स। कई बार क्या होता है जैसे अपन लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं ना, स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, तो उस वक्त क्या ब्लड की पूलिंग नीचे की साइड होती है, तो ब्रेन अपना इंटरप्ट्स कर या गलत सिग्नल रिसीव कर लेता है और उसको हाइपोटेंशन की तरह मान लेता है और उसके अगेंस्ट या उसके लिए रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूरली मीडिएटेड हाइपर टेंशन। एंड लास्ट वन इज द लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। कई बार क्या होता है नर्वस सिस्टम के डैमेज की वजह से रॉन्ग सिग्नल्स अपीयर होने लग जाते हैं और वो सिग्नल्स हाइपोटेंशन की तरह काम करते हैं, या बॉडी में हाइपोटेंशन नहीं है लेकिन ब्रेन में डैमेज हो गया, उसकी वजह से ब्रेन ऐसे सिग्नल रिसीव करने लग गया है कि वो हाइपोटेंशन की तरह रिएक्ट करेगा और उसके लिए प्रोसेस या जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो स्टार्ट कर देगा, जैसे कि उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जैसे होता है। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। इसमें अब एक्सप्लेनेटरी बात करें तो सबसे पहले ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक मतलब स्टैंडिंग पोजीशन और पोस्चुरल मतलब पोस्चर में चेंज की वजह से अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर मोस्ट कॉमनली अकर्स इन समवन हु इज राइजिंग फ्रॉम ए लाइंग डाउन और सिटिंग पोजीशन टू स्टैंडिंग। अगर कोई सोता हुआ या बैठा हुआ एकदम से खड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में सडन ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर का। दिस काइंड ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज नोन एज पोस्चुरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक hypotension. Next point, postural hypotension is considered a failure of the cardiovascular system or nervous system to react appropriately to sudden changes. जब sudden changes होता है तो उनके लिए अपना cardiovascular system और nervous system properly react नहीं कर पाते हैं या wrong परसेप्शन रिसीव कर लेते हैं और उसको गलत रिएक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। नॉर्मली व्हेन यू स्टैंड अप, जब आप खड़े होते हो तो सम ब्लड पूल्स इन योर लोअर एक्सट्रीमिटीज़। जैसे मैंने बताया कि जब आप खड़े होते हो तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कुछ ब्लड पूल हो जाता है या ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो वो वेनोस रिटर्न थोड़ा स्लो हो जाता है। अनकरेक्टेड दिस वुड कॉज योर ब्लड प्रेशर टू फॉल, जिसकी वजह से जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि वेनोस रिटर्न कम हो जाएगा तो ब्लड का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। बट योर बॉडी नॉर्मली कंपनसेट्स बाय सेंडिंग मैसेज टू योर हार्ट टू बीट फास्टर एंड टू योर ब्लड वेसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। तो इसके लिए क्या करेगा, अपना बॉडी है वो कंपनसेट करेगी, और कंपनसेट करने के लिए जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, एक तो हार्ट रेट बढ़ जाती है और साथ में ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। दिस ऑफसेट्स द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। इफ दिस डज नॉट हैपन और हैपन्स टू स्लोली, पोस्चुरल हाइपोटेंशन रिजल्ट्स एंड कैन लीड टू द फेंटिंग। और ये धीरे धीरे होता है तो इसकी वजह से फेंटिंग की कंडीशन भी अपीयर हो। कंपनसेटरी मैकेनिज्म अगर स्लो हो गया और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हुई तो पेशेंट कई बार जो पीपल्स होते हैं उनको फेंटिंग जैसी कंडीशन भी हो जाती है। कई बार नॉर्मली होता है ऐसा कि अपन बहुत देर तक बैठे थे और फिर अचानक से खड़े हुए तो अपने को चक्कर आना या फेंटिंग जैसी सिचुएशन होती है और अपन वापस बैठ जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसके बाद सेकेंड बात करें, लो ब्लड प्रेशर आफ्टर ईटिंग, पोस्ट-पेरेंडियल हाइपरटेंशन। दिस ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर अकर्स 1 to 2 hours आफ्टर ईटिंग, अफेक्ट मोस्टली ओल्डर एडल्ट्स। ओल्डर एडल्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लोज टू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आफ्टर यू ईट। Ordinarily, your body increase your heart rate and constrict certain blood vessels to help maintain normal blood pressure। जैसे मैंने बताया कि जीआई ट्रैक्ट की तरफ ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है जब अपन खाते हैं, तो वहाँ का ब्लड की डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ फंक्शनिंग हो रही होती है डाइजेशन की, तो उस वक्त जो बॉडी की वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है और बॉडी के अदर पार्ट्स में जो है ब्लड की सप्लाई हो जाती है कम या ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसको एज ए लो ब्लड प्रेशर या लो ब्लड वॉल्यूम रिसीव करता है बॉडी और उसके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है।
नेक्स्ट लो ब्लड प्रेशर फ्रॉम फॉल्टी ब्रेन सिग्नल्स। अब इसके में क्या होता है, कई बार अनदर टाइप ऑफ लो ब्लड प्रेशर कैन अकर व्हेन समवन स्टैंड्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक अगर कोई आदमी खड़ा है तो दिस इज कॉल्ड न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। लंबे टाइम तक खड़ा रहता है आदमी तो उसको ब्लड ऐसे सिग्नल कर लेता है, क्योंकि वो वेनस रिटर्न कम होता है। अगर आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हो तो वेनस रिटर्न कम होता है, जिसकी वजह से वेरिकोस वेन, डीवीटी जैसी कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वेनस रिटर्न स्लो हो जाता है और वहाँ पे ब्लड की पूलिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो अदर बॉडी के अदर पार्ट्स हैं उनके अंदर ब्लड का वॉल्यूम हो जाता है कम, और उसको अपनी बॉडी एज ए हाइपोटेंशन रिसीव करता है और उसके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है हार्ट और ब्रेन के बीच में, क्योंकि हार्ट को जब वेनस रिटर्न कम मिलेगा तो वो यूँ परसेप्ट करेगा कि हाँ ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, और ब्लड वो क्या करेगा, ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि मेरे पास ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, और ब्रेन जो है मैसेज करेगा वापस हार्ट को कि आप अपनी हार्ट की रेट बढ़ाओ, और ब्लड वेसल्स को मैसेज करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट होने के लिए, ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। तो इसको एक नाम से और जाना जाता है साइड ट्रैगर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, किसी डिसऑर्डर्स की वजह से, जैसे पार्किंसंस लाइक डिसऑर्डर, जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की वजह से क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी एट्रोफी हो जाती है, सेल्यूलर डैमेज हो जाता है नर्वस सिस्टम का। तो उस डैमेज की वजह से जो है बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है वो फॉल्स परसेप्शंस रिसीव करने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर के जो थोड़े बहुत भी वेरिएशन होते हैं उनको हाइपोटेंशन की तरह रिसीव करता है, और इस तरह से वो ऐसे कंपनसेट करता है जैसे बॉडी में हाइपोटेंशन हो गया, और उसके लिए हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन को अल्टर कर देता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। ये मेनली 4 तरह से हाइपोटेंशन आपकी बॉडी के अंदर हो सकती है। इसके बाद बात करें कॉजेस, क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिनमें कि ये सब तरह की कंडीशंस अपीयर हो सकती हैं। वो तो नॉर्मली मैंने बताया 4 टाइप के हाइपोटेंशन होते हैं। अब वो भी टाइप भी के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अपन सबसे पहले बात करें प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, बिकॉज द सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपेंड्स रैपिडली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अब जो फीटस होता है उसको सर्कुलेशन भी प्रोवाइड करवाना होता है, तो एक्सपेंड होता है। तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर इज लाइकली टू ड्रॉप, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। दिस इज नॉर्मल एंड ब्लड प्रेशर यूजुअली रिटर्न्स टू योर प्री प्रेगनेंसी लेवल आफ्टर यू गिवन बर्थ टू योर चाइल्ड। जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब एक माँ के पेट में या यूट्रस में जब फिटस होता है तो वहाँ पे क्या है, सप्लाई एक्स्ट्रा जाती है, या वो एक अदर पार्ट हो जाता है जहाँ पे ब्लड की सप्लाई भी चलती है, तो एक्सपेंशन हो जाता है। एक तो जैसे नॉर्मली इतने एरिया में ही पहले हो रहा था तो प्रेशर मेंटेन था, लेकिन अब ये एरिया बढ़ के इतना हो गया तो इसके अंदर प्रेशर थोड़ा सा फॉल हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे हाइपोटेंशन हो सकती है। नेक्स्ट, heart problems. Some heart conditions that can lead to low blood pressure including extremely low heart rate, heart valve problems, heart attack and heart failure. ये सब कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, थायराइड कंडीशन सच एज पैराथायरॉयड डिजीज, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एडिशंस डिजीज, लो ब्लड शुगर एंड सम केसेस डायबिटीज कैन ट्रिगर लो ब्लड प्रेशर। जब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं तो उन कंडीशन में जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होता है, जैसे एडिशंस डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन होता है उसका रिलीज कम हो जाता है और डायूरेसिस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है और वहाँ पे लो हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन अपीयर हो सकती है। नेक्स्ट बात करें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, और उस कम फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से वीकनेस, डिजीनेस, फटीग, फीवर, वोमिटिंग, सीवियर डायरिया, ओवर यूज ऑफ डायरेटिक्स एंड स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। ये सारी कंडीशंस ऐसी है जिनके अंदर आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर से जो वाटर लॉस या फ्लूइड का लॉस होता है वो ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ब्लड लॉस, ब्लड का लॉस होगा तो अगर ब्लड का लॉस हो रहा तो फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा या ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और हाइपोटेंशन करेगा। सीवियर इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, जब भी इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर तो सेप्टिक शॉक जिसको बोला जाता है, सेप्टिक शॉक
अगर ब्लड इन्फेक्शन या ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में सेप्टिक शॉक अराइज हो सकता है और ब्लड प्रेशर सेप्टिक शॉक के अंदर ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस। इसके अंदर क्या होता है? कॉमन ट्रिगर्स ऑफ द सीवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन इंक्लूड foods, certain medications, insect venoms and latex. Anaphylaxis can cause breathing problems, hives, itching, swollen throat and a dangerous drop in blood pressure. ये भी एक सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन ही हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होते हैं, जैसे कि एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। जब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं जैसे विटामिन B12, फोलेट, आयरन कैन कीप योर बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इनफ आरबीसीज, और जब आरबीसी कम हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो वो भी लो ब्लड प्रेशर कोज कर सकता है। तो ये कुछ कोजेज हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर के लिए या हाइपोटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से या उनके ओवर यूज की वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है। जैसे सबसे पहले वाटर पिल्स या डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? जब बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अपन फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? डायूरेटिक्स देते हैं ताकि डायूरेसिस या यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन कई बार इनके साइड इफेक्ट या ओवर यूज की वजह से ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम बाहर निकल जाता है और बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है। जैसे फ्यूरोसेमाइड है या क्लोरथायाजाइड्स हैं, ये कुछ जो डायूरेटिक्स होती हैं, इनकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके अलावा अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स ये क्या करते हैं? जब भी हार्ट की रेट बढ़ती है तो हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट की रेट को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए और पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके भी कम या अधिक या एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसे ड्रग्स फॉर पार्किंसंस डिजीज़ जैसे लीवाडोपा है, ये क्या करती हैं? ये भी कई बार हाइपोटेंशन कोज कर सकती हैं, इनका भी साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इमिप्रेमाइन है, ये भी हाइपोटेंशन, क्योंकि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको डिप्रेस कर देती है और उसकी वजह से जो होता है जो न्यूरल हाइपोटेंशन वो आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है जैसे वियाग्रा यूज की जाती है, जिसको सिल्डेनाफिल बोला जाता है, वो भी कई बार हाइपोटेंशन कोज कर सकती है और स्पेशली जब इनको नाइट्रोग्लिसरीन के साथ यूज किया जाता है तो वहाँ पे हाइपोटेंशन होता ही होता है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, इनके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या ओवर यूज या एडवर्स रिएक्शंस की वजह से कई बार हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके बाद बात करें कि कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशंस रहती हैं जिनके अंदर सडनली ड्रॉप होता है, सडनली जो ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो वो कंडीशंस कौन सी होती हैं जिनके अंदर सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है? जैसे कि ब्लड प्रेशर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग दैट कॉज हाइपोटेंशन, इंक्लूड लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लीडिंग। अगर ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है और उस कंडीशन में सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। लो बॉडी टेम्परेचर एंड हाई बॉडी टेम्परेचर, इसमें भी हो सकता है। हार्ट मसल डिजीज कॉजिंग हार्ट फेलियर होता है तो सडन लॉस हो सकता है। सेप्सिस के अंदर भी, क्योंकि सेप्सिस जो सेप्टिक इन्फेक्शन या सेप्टिक शॉक जो होता है उसके अंदर भी सडन ड्रॉप होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन फ्रॉम वोमिटिंग, डायरिया एंड फीवर की वजह से अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी सडन ड्रॉप हो सकता है। ए रिएक्शन टू मेडिकेशन और अल्कोहल, कई बार जो मेडिकेशंस होती हैं उनके लिए रिएक्ट कर जाती है बॉडी, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाती है, या अल्कोहल के एडवर्स इफेक्ट की वजह से भी सडन ड्रॉप हो सकता है। और एलर्जिक रिएक्शंस या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस इरेगुलर हार्ट बीट कोज करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर में सडन ड्रॉप हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ब्लड प्रेशर तो कम होता है लेकिन वो सडनली होता है कि इंस्टेंटली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। इसके बाद बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में नॉर्मली हेल्दी पीपल्स में किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आते, उनमें हाइपोटेंशन नॉर्मली चलता रहता है। कई बार बहुत सारी कंडीशन, जैसे अपन ने ज़्यादा वर्क कर लिया, फ्लूड या जो डिहाइड्रेशन हुआ, तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है, किसी तरह के सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं तब तक वो ठीक है। लेकिन अगर सीवियर हो गया है और सिम्टम्स अपीयर होने लग गए हैं तो उसके अंदर डिजीनेस है, लाइट हेडेडनेस है, फेंटिंग है, ब्लड एंड फेटिंग विजन है, नोजिया, फैटिंग एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या होता है? ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जब भी शॉक होता है या ब्लड वो
ब्लड प्रेशर कम होता है तो सबसे पहले सप्लाई डिस्टर्ब किसकी होती है, ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन में जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है ब्लड को, तो वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है उसको ज़्यादा पावरफुल होना जरूरी है, और ब्लड प्रेशर कम है तो वहाँ की सप्लाई डिस्टर्ब होती है सबसे पहले, तो वहाँ से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक बना हुआ है लो ब्लड प्रेशर तो उसकी वजह से शॉक हो सकता है, और शॉक के सिम्टम्स भी अपीयर हो सकते हैं, जैसे कन्फ्यूजन है, कोल्ड कामी पेल स्किन है, रैपिड एंड शेलो ब्रीथिंग एंड वीक एंड रैपिड पल्स है। ये शॉक के कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये भी आपको अपीयर हो सकते हैं या आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है या नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट है, जैसे शॉक हो गया, इन्फेक्शन की कंडीशंस होती हैं तो उनका ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके देख सकते हैं जिसमें हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में, क्योंकि कई बार हार्ट की फंक्शनिंग में अल्ट्रेशन, इस रिथमियाज जैसी कंडीशन हो जाती है, हार्ट ब्लॉक जैसी कंडीशन हो जाती है, हार्ट फेलियर जैसा कुछ हो जाता है, तो उन कंडीशंस में भी ब्लड प्रेशर वेरिएशन आ सकते हैं। और टिल्ट टेबल टेस्ट जो स्पेशली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए किया जाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए, क्योंकि कई बार जब पेशेंट आता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे जब भी अचानक से खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं या चक्कर आके गिर जाता हूँ, तो वहाँ पे टिल्ट टेबल टेस्ट किया जाता है, जिसमें पेशेंट को पहले एक टेबल होती है उस पर लिटाया जाता है और फिर उस टेबल को सडनली ऊपर खड़ा किया जाता है। तो उस वक्त अगर उस चेंज इन पोजीशन की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, वो ब्लड प्रेशर कफ यूज किया जाता है, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली की चलती रहती है, जिससे कि आपको अगर पेशेंट की पोजीशनिंग में चेंज हो जाने की वजह से अगर वहाँ पे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे टिल्ट टेबल टेस्ट करके अपन पता लगा सकते हैं कि उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो नहीं है। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट लो ब्लड प्रेशर दैट आइदर डज नॉट कॉज साइंस और सिम्टम्स और कॉज ओनली माइल्ड सिम्टम्स नियरली रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। कई बार जो नॉर्मल हाइपोटेंशन होता है उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कोज पे ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा, क्योंकि कोज के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होगा। जैसे शॉक है, ब्लड फ्लूइड का वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो अकॉर्डिंग टू द कोज ही यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉलो किया जाएगा। इफ़ नॉट, अगर आपको पता है कि क्या कोज है और कोज का पता नहीं है कि क्या है, व्हाट्स द कोजिंग लो ब्लड प्रेशर और नो ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, द गोल इज़ टू रेज योर ब्लड प्रेशर। अगर आपको पता नहीं है कि कोज क्या है तो आपका मेन फोकस किस पे होगा कि कैसे जल्दी से जल्दी इस ब्लड प्रेशर को राइज किया जाए। और अगर कोज पता है तो अगर अपन उस अंडरलाइंग कोज को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर अप हो जाएगा। लेकिन अगर कोज नहीं पता है तो अपना फोकस किस पे होगा डायरेक्टली कि कैसे ब्लड प्रेशर को अप किया जाए। इसके लिए सबसे पहले यूज मोर साल्ट ज़्यादा यूज करें, ताकि जो फ्लूइड और सोडियम या साल्ट जिसको बोला जाता है, सोडियम का अगर इंटेक ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो सोडियम रिटेंशन ज़्यादा होगा और इसके साथ साथ वाटर रिटेंशन भी होगा, तो वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकता है। इसके बाद ड्रिंक मोर वाटर, अगर ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस है, फ्लूइड इम्बेलेंस है, तो उसके लिए आपको वाटर ज़्यादा इन्फ्यूज करना है, या जो आई वी फूड्स है वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद पियर कंप्रेशन स्ट्रोकिंग्स, कई बार क्या होता है जो वेनस रिटर्न कम हो जाने की वजह से जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, प्रेशर स्ट्रोकिंग्स यूज करने को बोलते हैं पेशेंट को, जिसमें पैरों के अंदर प्रेशर सॉक्स होती हैं। स्ट्रोकिंग्स जो होती हैं, नॉर्मली स्ट्रोकिंग्स गर्ल्स को पता होगा स्ट्रोकिंग्स क्या होती हैं, बॉयज़ आप भी अपनी गर्लफ्रेंड या जो भी फ्रेंड सिस्टर जो भी है उससे पूछ सकते हैं स्ट्रोकिंग्स क्या होती हैं। वैसे मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन स्ट्रोकिंग्स ऐसे हाई शॉक्स होते हैं जो पैरों में ऊपर तक पहने जाते हैं और उनके प्रेशर वो थोड़े से टाइट होते हैं जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या है, प्रेशर बना रहता है और वेनस रिटर्न नॉर्मल होता रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वेनस रिटर्न अगर मेंटेन रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। ये देखो, ये होती हैं स्टॉकिंग्स, गर्ल्स फैशन के लिए भी स्टॉकिंग्स पहनती हैं, जो हाई सॉक्स होते हैं ये उसके लिए जो स्कर्ट्स पहनी जाती हैं उनके नीचे स्टॉकिंग्स पहनी जाती हैं, तो ये क्या होते हैं, प्रेशर बनाए रखती हैं जिससे कि वेनस रिटर्न मेंटेन रहता है। तो इस तरह से अपन हाइपोटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। गुड बाय।